नमस्कार, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों में। तो कल हम लोगों ने लाइट रिएक्शन पढ़ लिया था, प्रकाश अभिक्रिया पढ़ ली थी, और प्रकाश अभिक्रिया के अंत में हमारे पास क्या था? हमारे पास एटीपी और NADPH+ था, NADH2 NADPH2 NADPH+H+ था। तो लाइट रिएक्शन में बनते हैं आपके ATP और NADPH, रिड्यूसिंग पावर जिनको हम लोग बोलते हैं, जिनका आगे हम लोग उपयोग करेंगे। हम लोग क्या, पादप उपयोग करता है, पौधा उपयोग करता है इनका ग्लूकोज को बनाने में। तो ग्लूकोज की सिंथेसिस वाला प्रोसेस आज हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली प्रकाश अभिक्रिया पढ़ चुके, आज हम लोग डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए चालू करते हैं। तो एटीपी तथा NADPH का उपयोग कहाँ होता है, इस चीज़ को आज हम लोग को पढ़ना है। NADPH तथा ATP कहाँ उपयोग होते हैं। हमने पढ़ा है कि प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद, लाइट रिएक्शन के उत्पाद, प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद क्या है? ATP है, NADPH है तथा O2 है। तो लाइट रिएक्शन में प्रकाश अभिक्रिया के फलस्वरूप हमारे पास क्या बन गया है? पौधे को मिल गया है ATP और NADPH+H+, और ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होके अब हमें चली गई है। ऑक्सीजन इवॉल्व हुई है। ऑक्सीजन इवॉल्व कैसे हुई है? जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ, जल का विघटन हुआ। तो जल के विघटन के लिए आप लोगों ने देखा था कल के लेक्चर में, हम लोगों ने 2H2O, वाटर स्प्लिट हुआ, वाटर का विघटन हुआ, 4H+ प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2। O2 कहाँ चली गई? वातावरण में। इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? PS2 को भेज दिए गए, क्योंकि PS2 से इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जा रहे हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्षति हो रही है, और क्षति की पूर्ति के लिए इलेक्ट्रॉन PS2 को दे दिए गए। प्रोटॉन कहाँ इकट्ठे हो गए? थाइलाक्वाइड की ल्यूमेन में। क्योंकि ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? ये हमारा वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो है, पानी को विघटित करने वाला, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? ये क्वेश्चन आता है आपके नीट में क्वेश्चन को, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड टूवर्ड्स द इनर साइड ऑफ थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन। कहाँ पे लोकेटेड है? थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ पे। ये झिल्ली जो है, थाइलाक्वाइड की झिल्ली, इसके अंदर की तरफ, टूवर्ड्स द ल्यूमेन। ल्यूमेन मतलब गुहा या रिक्त स्थान, एम्प्टी स्पेस, यहाँ पे ये लोकेटेड है लगभग अंदर की तरफ। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ, प्रोटॉन यहाँ पे इकट्ठे हुए, इलेक्ट्रॉन PS2 को दे दिए गए, ऑक्सीजन हवा में डिफ्यूज़ हो गई, विसरण हो गया ऑक्सीजन का। तो लाइट रिएक्शन के उत्पाद क्या हैं? लाइट रिएक्शन के उत्पाद आपके ATP है, NADPH है और ऑक्सीजन है। ओके जी, चलिए, हमने पढ़ा है कि प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद, हमने पढ़ा है कि प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद NADPH, ATP तथा ऑक्सीजन है। क्वेश्चन यहाँ से नीट का आता है, इसको ये अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को, कि प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद क्या क्या हैं। इनमें से O2 क्लोरोप्लास्ट के बाहर विसरित होती है, ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न हो गया, जबकि ATP तथा NADPH का उपयोग आहार अथवा शक्कर को संश्लेषित करने वाली प्रक्रिया में होता है। तो ATP और NADPH कहाँ यूज़ हो जाएंगे? भोजन बनाने में। भोजन क्या? शर्करा बनाने में, शर्करा के संश्लेषण की प्रक्रिया में यूज़ हो जाएगा। यह प्रकाश संश्लेषण का जैव संश्लेषण चरण होता है। तो बायोसिंथेटिक फेस, इसको हम लोग बायोसिंथेटिक फेस बोलते हैं। जैव संश्लेषण चरण, जैव संश्लेषण चरण बोलते हैं, बायोसिंथेटिक फेस। जो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं उसको हम लोग डार्क रिएक्शन बोल सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं बायोसिंथेटिक फेस।
जैव संश्लेषण चरण। ठीक है जी, इसी का हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। यह प्रक्रिया परोक्ष रूप से प्रकाश पर निर्भर नहीं होती, तो डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है। यह प्रक्रिया परोक्ष रूप से प्रकाश पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह प्रकाश की प्रक्रियाओं के उत्पादों एटीपी तथा NADPH के अतिरिक्त CO2 तथा जल पर निर्भर होती। तो अगर आपसे पूछा जाए डार्क रिएक्शन इज इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन लाइट, तो लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं है, लाइट पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं है। लेकिन लाइट रिएक्शन के जो उत्पाद हैं, लाइट रिएक्शन के उत्पाद क्या हैं? प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद क्या थे? प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद जो थे ATP था और NADPH था। तो प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर होती है कि उनकी उपस्थिति होगी तो ये प्रक्रिया बाधित रूप से चलती रहेगी, वरना रुक जाएगी। तो ATP NADPH पे साथ के साथ CO2 और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्योंकि कार्बन का सोर्स ग्लूकोज जो बनना उसमें कार्बन कहाँ से आएगा? कार्बन आएगा CO2 से। और वाटर भी चाहिए। पानी किस लिए चाहिए? क्योंकि पानी का विघटन होगा तभी इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे और इलेक्ट्रॉन की सप्लाई बनी रहेगी किसको? फोटोसिस्टम 2 को। ठीक है जी। तो बायोसिंथेटिक फेस किस पे डिपेंड करता है? बायोसिंथेटिक फेस डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ ATP, ATP की उपस्थिति होनी चाहिए, NADPH प्लस H+ इसकी उपस्थिति होनी चाहिए। ये दोनों जो उत्पाद हैं ये लाइट रिएक्शन के उत्पाद हैं। इसके अलावा CO2 की उपस्थिति होनी चाहिए और H2O की उपस्थिति होनी चाहिए। यह प्रक्रिया परोक्ष रूप से प्रकाश पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह प्रकाश की प्रक्रियाओं के उत्पादों अर्थात ATP तथा NADPH के अतिरिक्त CO2 तथा H2O पर निर्भर होती है। आप शायद यह आश्चर्य कर सकते हो कि इसकी सत्यता की जांच कैसे करी जा सकती। अब ये बात हम कैसे जानें? ये जो हमने स्टेटमेंट दिया, कथन दिया कि ये ATP NADPH पे इनकी अवेलेबिलिटी पे निर्भर करता है कि ये प्रक्रिया चलती रहेगी और CO2 H2O की उपलब्धता होगी। जब ये चारों उपलब्ध होंगे तो प्रक्रिया चलती रहेगी, वरना बाधित हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये जो स्टेटमेंट हमने दिया, अहम ब्रह्मास्मि मैं परमेश्वर हूँ, तो उसके लिए सत्यापन करिए, उसको सत्यापित करिए। इसकी सत्यता की जांच कैसे करी जा सकती? बहुत ही सरल है, डैम इजी बॉस, डैम इजी, बहुत इजी है। प्रकाश उपलब्ध न होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए जैव संश्लेषण प्रक्रिया जारी रहती। तो मानिए आपका पौधा लाइट में रखा है और ये प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर बाद अंधेरा हो गया, हुई शाम, उनका ख्याल आ गया, शाम हुई, अंधेरा हो गया, प्रक्रिया कुछ देर चलेगी, उसके बाद बाधित हो जाएगी। क्यों बाधित हो जाएगी? क्योंकि ये जितना भी ATP NADPH था जो बन रहा था पौधे में, जो पौधे में बन रहा था प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान, लाइट की उपस्थिति के दौरान, ये जैसे ही ख़त्म हो जाएगा ये प्रक्रिया रुक जाएगी। ये बहुत ही सरल है। इस बात को साबित करना, हम लोग क्या साबित करने जा रहे हैं? हम लोग साबित करने जा रहे हैं कि प्रकाश की उपस्थिति ख़त्म होने पे कुछ समय तक ये प्रक्रिया, शुगर बनने की प्रक्रिया जारी रहती है। बाद में कुछ समय के बाद ये प्रक्रिया बाधित हो जाती है। हम लोग इस चीज़ को साबित करने जा रहे हैं। ठीक है जी, इस चीज़ को साबित करने जा रहे हैं। तो ये आपका पौधा जिस पे अभी लाइट पड़ रही थी और ये प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, थोड़ी देर बाद जब अंधेरा हो जाएगा, सूरज ढल गया, अंधेरा हो गया, सूरज हुआ मध्यम, उसके बाद सूरज के मध्यम होने के बाद जब इस पर लाइट नहीं पड़ रही, कुछ देर तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। उसके बाद ये प्रक्रिया रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि ATP और NADPH बनना बंद हो गए। जैसे ही जो भी उसके पास रिजर्व मटेरियल था, NADPH जितना भी था और ATP जितना भी था, जैसे ही ख़त्म हुआ प्रक्रिया रुक गई। प्रकाश उपलब्ध न होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए जैव संश्लेषण प्रक्रिया जारी रहती, तब तक जारी रहेगी जब तक भैया बफर स्टॉक है, थोड़ा बहुत जो ATP NADPH है, जैसे ही वो ख़त्म हुआ इसके बाद प्रक्रिया रुक गई। यदि इसके बाद पुनः प्रकाश उपलब्ध हो और पुनः आप इस पर लाइट डालें, पुनः इस पर लाइट डालें तो क्या होगा? संश्लेषण पुनः प्रारंभ हो जाएगा, ये प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हो जाएगी। ओके। अतः जैव संश्लेषण
चरण को अप्रकाशीय अभिक्रिया कहना क्या एक मिथ्या है? अपने साथियों के साथ इसकी चर्चा करें। तो जैव संश्लेषण प्रक्रिया को अप्रकाशीय अभिक्रिया डार्क रिएक्शन कहना क्या एक मिथ्या है? क्या ये डार्क में ही होगी? जैव संश्लेषण प्रक्रिया को अगर हम डार्क रिएक्शन कहते हैं तो क्या ये एक गलत बात है, मिथ्या बात है, झूठ बात है? इसको अपने साथियों के साथ चर्चा करिए। आइए आगे देखें। आइए अब देखें कि जैव संश्लेषण चरण में एटीपी तथा एनएडीपीएच का उपयोग कैसे होता है। आइए अब देखें जैव संश्लेषण प्रक्रिया में एटीपी तथा एनएडीपीएच का उपयोग कैसे होता है। हम पहले देख चुके हैं कि H2O के साथ CO2 के मिलने से CH2O होल टू द पावर n अथवा शर्करा उत्पादित होती है। ठीक है जी, तो हम लोगों ने लिखा था CO2 प्लस H2O CH2O प्लस O2, जो पहले आपको एम्पिरिकल फार्मूला दिया जाता था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन से क्या बन रहा है, शर्करा बन रही है। हम पहले देख चुके हैं कि H2O के साथ CO2 के मिलने से CH2O होल टू द पावर n अथवा शर्करा उत्पादित होती है। यह वैज्ञानिकों की रुचि थी कि उन्होंने यह खोजा कि यह प्रतिक्रिया कैसे उत्पन्न होती है अथवा यह जाना कि CO2 के प्रतिक्रिया में आने से अथवा यौगिकृत होने से कौन सा पहला उत्पाद बनता है। तो साइंटिस्ट इस बात को लेके बड़ा उनको रुचि थी, क्यूरोसिटी थी, वो जानना चाहते थे कि ये प्रतिक्रिया कैसे होती है, कैसे CO2 फिक्सेशन होता है और पौधा ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है। ये साइंटिस्ट जानना चाहते थे। तो उन्होंने यह जाना कि CO2 के प्रतिक्रिया में आने से अथवा यौगिकृत होने से कौन सा पहला उत्पाद बनता है। तो कौन सा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा इस चीज़ को जाना। द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद लाभदायी उपयोग हेतु रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स रेडियो आइसोटोपिक का उपयोग किया जाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कल्याणकारी योजनाओं हेतु लाभदायक उपयोग के लिए रेडियो आइसोटोपिक इस्तेमाल किया जाने लगा, रेडियो एक्टिव तत्वों का इस्तेमाल किया जाने लगा मानव जाति के कल्याण के लिए। इस उपयोग में मेल्विन कैल्विन का कार्य सराहनीय था और इनमें से भी वो साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत रिकमेंडेबल काम किया, बहुत प्रशंसनीय काम किया, उनका नाम है मेल्विन कैल्विन। मेल्विन कैल्विन, इनका कार्य बहुत सराहनीय था। उन्होंने शैवाल में रेडियो एक्टिव कार्बन 14 का उपयोग प्रकाश संश्लेषण अध्ययन में किया। इन्होंने एल्गल फोटोसिंथेसिस को यूज़ किया, एल्गा में, शैवाल में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को समझने के लिए कार्बन 14 का इस्तेमाल किया, रेडियो एक्टिव कार्बन का इस्तेमाल किया, कार्बन 14 का इस्तेमाल किया प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन के लिए, जिससे पता चला कि CO2 यौगीकरण पहला उत्पाद एक 3 कार्बन वाला कार्बनिक अम्ल था। तो जब इन्होंने C14 को इस्तेमाल किया तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, पहला स्थायी प्रोडक्ट जो आपको दिख रहा है, कार्बन के फिक्सेशन से ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया के दौरान कार्बन का फिक्सेशन होगा पौधे में और कार्बन का सोर्स क्या है, CO2। स्रोत क्या है, CO2 से कार्बन लेके पौधा उसको फिक्स करके बना रहा है क्या, ग्लूकोज। 6 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड बना रहा है। तो इसमें भी ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट मेल्विन कैल्विन ने ये बता दिया कि पहला स्टेबल जो प्रोडक्ट है उसमें 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम होते हैं। 3 कार्बन एटम वाला ऑर्गेनिक एसिड होगा, कार्बनिक अम्ल होगा। जब पौधा कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन को फिक्स करके ग्लूकोज बनाता है, उस प्रक्रिया के दौरान जो पहला स्थायी प्रोडक्ट बन रहा है वो 3 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड होगा और ऑर्गेनिक एसिड होगा, कार्बनिक अम्ल होता है। इसके साथ ही उसने संपूर्ण जैव संश्लेषण पथ की, साथ के साथ उसने संपूर्ण ये प्रक्रिया कहाँ से चालू हुई, कहाँ ख़त्म हुई, संपूर्ण उसने उसका बता दिया, पथ बता दिया, रास्ता बता दिया। साथ ही साथ उसने संपूर्ण जैव संश्लेषण पथ की खोज करी, जिसे आज की तारीख में हम लोग कैल्विन चक्र कहते हैं। तो कैल्विन साइकिल बोलते हैं
साइकिल इसलिए कि जिस बिंदु से चालू हुए लौट के वहीं आ गए, वो हो गया चक्र पूरा। ठीक है, तो चक्र उस तरह के आप रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें पहली प्रतिक्रिया से चालू होके जब आप उत्पाद बन जाता है तो लौट के फिर आप पहली प्रतिक्रिया वाले स्थान पे आ गए। उसके लिए हम लोग चक्र का इस तरह की जो चलता है कहिए कि पाथ, उस पाथ को हम चक्र बोलते हैं। तो काल्विन चक्र जहाँ से शुरू हुए लौट के वहीं पे आ जाएंगे, इसलिए इस तरह के पथ को, जैव संश्लेषण पथ को हम लोग काल्विन चक्र कहते हैं। इस पहले उत्पाद का नाम 3-फास्फोरिक ग्लिसरिक एसिड था, अथवा संक्षेप में PGA था, फास्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फास्फो का मतलब है थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो जो पहला कंपाउंड बन रहा था कार्बन फिक्सेशन के द्वारा, पहला जो स्थायी कंपाउंड बना वो क्या है, 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड है, जिसको संक्षेप में हम लोग PGA कहते हैं। इसमें कितने कार्बन परमाणु होते हैं, 3। वैज्ञानिकों ने जानने का यह भी प्रयत्न किया कि क्या सभी पौधे CO2 यौगीकरण के बाद पहला उत्पाद PGA ही बनाते हैं। अब इन्होंने शैवाल में अध्ययन किया, शैवाल में अध्ययन किया एल्गा में, तो इन्होंने देखा पहला जो उत्पाद बन रहा है वो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बन रहा है। तो साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे क्या हर प्लांट, जितने भी प्लांट्स हैं, क्या हर प्लांट में in all the plants whether the first stable product is 3 कार्बन एटम कंटेनिंग, कि जितने भी प्लांट हैं क्या सभी में जो पहला उत्पाद बन रहा है, जो पहला स्थायी उत्पाद बन रहा है, स्थायी उत्पाद जो बन रहा है किस प्रक्रिया के दौरान, कार्बन यौगीकरण, ग्लूकोज की सिंथेसिस के दौरान, क्या वो 3 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड ही है, PGA ही है या कुछ और है, क्या कोई ऐसे ग्रुप है प्लांट्स है जिसमें कुछ और बनता हो। तो वैज्ञानिकों ने जानने का प्रयत्न किया क्या सभी पौधे CO2 यौगीकरण के बाद पहला उत्पाद PGA ही बनाते हैं, फास्फोग्लिसरिक एसिड ही बनाते हैं, अथवा फिर अन्य पौधों में कोई अन्य उत्पाद है। या आप देखेंगे कि भाई ब्रायोफाइट्स में या टेरिडोफाइट्स या जिम्नोस्पर्म में क्या किसी और पौधे में कुछ और उत्पाद है। बहुत सारे पौधों में व्यापक शोध किए गए, तो बहुत लार्ज स्केल पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जहाँ पर CO2 के यौगीकरण का पहला स्थायी उत्पाद पुनः एक कार्बनिक अम्ल था जिसमें कार्बन के 4 परमाणु थे। तो बहुत सारे पौधे ऐसे मिले जिनमें पहला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो था वो ऑर्गेनिक एसिड ही था, ऑर्गेनिक एसिड ही था, लेकिन फ़र्क ये था कि इस ऑर्गेनिक एसिड में 4 कार्बन एटम थे, जबकि माल्विन काल्विन ने जो चक्र देखा था उसमें ऑर्गेनिक एसिड जो बना था उसमें 3 कार्बन एटम थे, फास्फोग्लिसरिक एसिड बना था, PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड ही। लेकिन इन कुछ ऐसे बहुत सारे प्लांट्स देखे गए जब एक्सपेरिमेंट इस तरह के किए गए कि क्या हर किसी में पहला जो स्थायी उत्पाद बन रहा है वो फास्फोग्लिसरिक एसिड ही है। तो हम लोग को एक और ग्रुप प्लांट्स का पता लगा, बहुत सारे प्लांट्स में देखा गया, बहुत सारे प्लांट्स में व्यापक शोध किए गए जहाँ पे CO2 के यौगीकरण का पहला स्थायी उत्पाद पुनः कार्बनिक अम्ल था जिसमें कार्बन के 4 परमाणु थे, 4 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड बन रहा था। यह अम्ल ऑक्जेलो एसिटिक एसिड था, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड था। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाने वाले भी बहुत सारे प्लांट हम लोग की जानकारी में आए। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में 4 कार्बन एटम होते हैं। तो यह अम्ल, यह कार्बनिक एसिड जो अम्ल बन रहा था ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड था, शॉर्ट फॉर्म में OAA, जैसे फास्फोग्लिसरिक एसिड का शॉर्ट फॉर्म PGA, ऐसे ही ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का शॉर्ट फॉर्म OAA। यह ऑक्जेलो एसिटिक एसिड था। तब से प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 के स्वांगीकरण, एसिमिलेशन को 2 मुख्य विधियों से बताया जाने लगा। तब से हम लोग इस बात का डिस्क्रिप्शन मतलब उसको विवरण देने लगे कि 2 वैरायटी हैं, C3 प्लांट और C4 प्लांट। 2
वैरायटी हैं प्लांट्स की। तब से प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 के स्वांगीकरण एसिमिलेशन, CO2 को इस्तेमाल करके उसका रूप बदल देना, स्वांग करना, CO2 के एसिमिलेशन को दो मुख्य विधियों से बताया जाने लगा। जिन पौधों में CO2 यौगिकरण का पहला उत्पाद C3 अम्ल PGA था उसे C3 प्रत, और जिसका पहला उत्पाद C4 4 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड था उसे हम C4 पथ कहने लगे। तो दो तरह के हम लोगों ने बोला साइकिल होते हैं प्लांट्स में, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है प्लांट में, वो हम लोग आगे देखेंगे। C3 प्लांट और C4 प्लांट की कैटेगरी। तो C3 साइकिल वो साइकिल कार्बन यौगिकरण का वो रास्ता जिसमें पहला उत्पाद जो बन रहा है वो PGA बन रहा है। अगर पौधे में कार्बन यौगिकरण की प्रक्रिया के दौरान पहला उत्पाद 3 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड PGA बनता है तो इस तरह के पौधे को हम बोलते हैं C3 साइकिल शो करने वाला पौधा, और ये पौधा C3 प्लांट कहलाता है। और जिन पौधों में कार्बन फिक्सेशन कार्बन यौगिकरण के दौरान पहला स्थायी प्रोडक्ट जो बन रहा है वो 4 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, उन पौधों के लिए हम लोग कहते हैं कि ये C4 साइकिल दिखा रहे हैं, C4 साइकिल के प्राणी हैं। और C4 साइकिल दिखाने वाले प्लांट को हम लोग C4 प्लांट्स बोलते हैं। तो C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स हो गए, उसे C4 पथ का। इन दोनों समूह के पौधों में कुछ अन्य अभिलक्षण भी होते हैं जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके अलावा जिसका कि हम लोग अभी आगे डिस्कशन करेंगे। CO2 के प्राथमिक ग्राही। अब फर्स्ट रिसेप्टर कौन है? पहला उसको प्राप्त करने वाला या उसको स्वीकार करने वाला, फर्स्ट एक्सेप्टर। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले कौन प्राथमिक ग्राही ग्रहण करता है, उसको स्वीकार करता है। आइए अब हम अपने आप से एक प्रश्न पूछें जिसे कि उन वैज्ञानिकों द्वारा पूछा गया था जो अप्रकाशीय अभिक्रिया को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब एक क्वेश्चन हम आपसे पूछें जो कि उन वैज्ञानिकों द्वारा पूछा गया था, वो क्वेश्चन जो उन वैज्ञानिकों के भी समक्ष आया, उनके सामने भी ये प्रश्न मुँह बा के खड़ा हुआ कि भाई अगर C3 प्लांट है या C3 साइकिल दिखाने वाला प्लांट है जो अप्रकाशीय अभिक्रिया को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस अणु में कितने कार्बन परमाणु हैं जो CO2 को ग्रहण करने के बाद 3 कार्बन यौगिक बनाते हैं। देखिए CO2 फिक्सेशन हो रहा है, CO2 फिक्सेशन होने के दौरान पहला जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा PGA बन रहा है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसमें 3 कार्बन एटम कंपाउंड है। तो एक कार्बन एटम बाहर से आ रहा है CO2 के माध्यम से, और यहाँ पे कोई X यौगिक है जो यौगिक इस CO2 के साथ रिएक्शन करता है, जुड़ता है और ये प्रोडक्ट बनाता है 3PGA। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको किसी ने 1 रुपया दिया, आपके पास कितने रुपए हैं ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पे 3 रुपये हो गए, तो भैया कितने रुपए इनिशियली होंगे आपके पास? तो आपका जवाब होगा 2 होंगे भाई, 1 + 2 3 हो गए। आपके दिमाग में यही इम्प्रेशन आएगा। मानो हमने कहा कि रामलाल को बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1 रुपया लोन दिया, और लोन लेने के बाद रामलाल का रूप परिवर्तन हो गया, रामलाल अब श्यामलाल में बदल गया, अब उसके पास 3 रुपये। तो रामलाल के शुरुआत में कितने रुपए थे? तो आप सोचोगे 3 में से 1 घटा दो भाई, 3 1 मिलने के बाद है तो उसके पास शुरू में 2 होंगे। जब हमने ये देखा कि भाई पहला उत्पाद जो बन रहा है कार्बन फिक्सेशन के दौरान CO2 को जब एक्सेप्ट करता है कोई भी ग्राही, यहाँ पे है, कौन सा है नहीं पता, लेकिन वही तो हमें जानना था। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है हमारा PGA, जिसके पास 3 कार्बन है, 1 कार्बन यहाँ से आया, इसका मतलब यहाँ पे एक ग्राही जो है 2 कार्बन को रखने वाला कोई यौगिक होगा, 2 कार्बन को रखने वाला। ठीक है जी। तो यही बात यहाँ पे समझाई गई है कि जब आप वैज्ञानिकों द्वारा ये प्रश्न पूछा गया कि भाई पहला ग्राही कौन है, उस अणु में कितने कार्बन परमाणु हैं जो CO2 को ग्रहण करके 3 कार्बन यौगिक बनाता है,
तो सीधा सा तुक्का ये होगा कि 2 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड होगा। अध्ययनों से यह पता लगा, और जब इस बारे में बहुत डीप रिसर्च किए गए, एक्सपेरिमेंट्स किए गए, बहुत टाइम लग गया ये जानने के लिए कि प्रथम ग्राही कौन है, लेकिन अल्टीमेटली अंत भला तो सब भला, आखिर में पता लग गया, ये भेद खुल गया कि प्रथम ग्राही कौन है। अध्ययनों से पता लगा कि ग्राही अणु एक 5 कार्बन एटम वाला कीटोस शुगर था। तो जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ना हो कि 2 कार्बन एटम वाला नहीं, 5 कार्बन एटम वाला एक ऐसा अणु मॉलिक्यूल था जिसके पास 5 कार्बन एटम थे, और ये कीटोस शुगर थी, रिबुलोज बाइफॉस्फेट। बाद में देखा गया कि ये जो ग्राही था ये रिबुलोज बाइफॉस्फेट था जिसमें 5 कार्बन एटम होते हैं। तो 1 रुपया तो आपके पास था ही, 5 रुपये यहाँ से आए, तो जो रिज़ल्ट आ रहा है वो 3 रुपये कैसे हो गए? 3 रुपये ऐसे हो गए कि 3 रुपये 2 जगह हो गए। 1 + 5 6, उसको आप तोड़ दीजिए, 2 जगह बांट दीजिए, तो 3 रुपये 2 जगह हो गए। ये था इसके बीच में भेद। अध्ययनों से पता लगा कि ग्राही अणु एक 5 कार्बन वाला कीटोस शुगर था, रिबुलोज बाइफॉस्फेट था, रिबुलोज बाइफॉस्फेट 1,5 बाइफॉस्फेट की फर्स्ट कार्बन एटम पे भी फॉस्फेट है, 5वें कार्बन एटम पे भी फॉस्फेट ग्रुप है, रिबुलोज बाइफॉस्फेट था। क्या आप में से किसी ने संभावना के बारे में सोचा था? तो क्या आपने ऐसा सोचा था कि 1 रुपया बाहर से आ रहा है, यहाँ 5 रुपये होंगे, हो सकते हैं, और यहाँ 6 हो जाएंगे, वो 6 2 में बांट दिए जाएंगे, 3 क्या सोचा था? नहीं भाई, हम लोगों ने क्या सोचा था कि एक कार्बन एटम CO2, यहाँ कोई ऐसा एक्सेप्टर है जिसके पास 2 कार्बन एटम होंगे, और यहाँ पे रिबुलोज बाइफॉस्फेट, और ये मतलब ये जो यहाँ पे बन रहा है रिज़ल्ट, इसके फलस्वरूप हमें PGA मिल जाएगा, फास्फोग्लिसरिक एसिड मिल जाएगा, जिसके पास 3 कार्बन एटम थे। तो फर्स्ट एक्सेप्टर हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे थे कि 2 कार्बन वाला कोई मॉलिक्यूल हम लोग लोकेट करेंगे, लेकिन पता लगा जी वो पहला एक्सेप्टर जो है वो रिबुलोज बाइफॉस्फेट है जिसमें 5 कार्बन होते हैं। क्या आप में से किसी ने संभावना के बारे में सोचा था? नहीं भाई, नहीं सोचा था, तो परेशान मत होइए, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। वैज्ञानिकों को भी इसके बारे में जानने में बहुत समय लगा, और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले बहुत सारे प्रयोग किए गए। तो वैज्ञानिक भी ये चीज़ नहीं समझते थे, ये चीज़ नहीं सोचते थे, और इस बारे में जानने के लिए उनको बहुत समय लगा, और बहुत शोध के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद अल्टीमेटली ये पता लगा, ये सत्यापित हुआ कि पहला एक्सेप्टर जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर रहा है, ग्राही है, वो 5 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड रिबुलोज बाइफॉस्फेट। उन्हें भी यह यकीन था, वैज्ञानिकों को भी यह यकीन था कि चूंकि पहला उत्पाद C3 अम्ल था, कि पहले उत्पाद में 3 कार्बन एटम थे, तो वैज्ञानिकों को भी ये यकीन था कि प्रथम ग्राही जो होगा उस पर 2 कार्बन एटम होंगे, ये अतः प्रथम ग्राही 2 कार्बन एटम कंपाउंड होगा। उन्होंने पहले 2 कार्बन कंपाउंड को पहचानने के लिए कई वर्ष तक प्रयत्न किए, और वो लोग इसी पे फोकस करते रहे, इसी दिशा में काम करते रहे कि 2 कार्बन एटम के कंटेनिंग कंपाउंड कौन सा है जो इससे रिएक्ट कर रहा, किससे? CO2 से, और प्रोडक्ट दे रहा है क्या? PGA। तो वैज्ञानिक भी इसी दिशा में काम करते रहे, 2 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड को लोकेट करने की कोशिश करते रहे। ठीक है जी। अंततः और फाइनली उन्होंने 5 कार्बन वाले रिबुलोज बाइफॉस्फेट की खोज करने में सफलता पाई। ठीक, प्रथम ग्राही की बात हो गई। अब हम लोग काल्विन चक्र की बात करें। काल्विन चक्र, केल्विन और उसके सहकर्मियों ने संपूर्ण पथ का पता लगाया और बताया कि यह पथ एक चक्रीय क्रम में संचालित होता है। तो काल्विन और उसके कोवर्कर, उसके साथियों ने यह पता लगाया कि काल्विन साइकिल जो है, ये पथ एक चक्र में जहाँ से चालू है वहीं पे आके ख़त्म होगा, जिसमें रिबुलोज बाइफॉस्फेट पुनः उत्पादित होता। तो रिबुलोज बाइफॉस्फेट व्हेन रिएक्ट्स विद CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ रिबुलोज रुबिस्को एंजाइम, इट प्रोड्यूसेस फास्फोग्लिसरिक एसिड। और ये ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया चालू, तो वापसी में हम देखेंगे ग्लूकोज बन गया ग्लूकोज, और फाइनली रिबुलोज बाइफॉस्फेट पुनः रीजनरेट हो जाता है, पुनः बना दिया जाता है। तो जहाँ से चले थे आप वापस लौट के वहीं आ गए, रिबुलोज बाइफॉस्फेट से चले रिबुलोज बाइफॉस्फेट पे आ गए, इसलिए इसको हम लोग चक्र साइकिल बोलते हैं, काल्विन साइकिल बोलते हैं।
तो कार्विन और उसके सहकर्मियों ने संपूर्ण पथ का पता लगाया और यह बताया कि यह पथ एक चक्रीय क्रम में चलता है जिससे रिबुलोज बाइफॉस्फेट पुनः उत्पादित होता है। आइए अब यह देखें कि कार्विन पथ कैसे संचालित होता है। ठीक है, देख लेते हैं। चलिए, आप बैठे मेट्रो में शादरा स्टेशन से और वापस शादरा स्टेशन आ गए, साइकिल पूरा हो गया। कार्विन चक्र कैसे चलता है देखते हैं, और शर्करा कहाँ पर संश्लेषित होती देखते हैं। आइए शुरू से ही हम स्पष्ट रूप से समझ लें कि कार्विन चक्र उन सभी पौधों में होता है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। एक चीज़ तो ये कह रहा शुरू में ही समझ लीजिए कि कार्विन चक्र उन सभी पौधों में होता है। कार्विन चक्र उन सभी पौधों में होता है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो जितने भी फोटोसिंथेटिक एक्टिव फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं प्लांट्स, सभी में कैल्विन साइकिल C3 साइकिल तो होगा ही होगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उनमें चाहे पद C3 हो तथा C4 हो। अभी हम लोगों ने बात करी कि प्लांट्स में दो कैटेगरी हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें C3 साइकिल है, कुछ ऐसे हैं जिनमें C4 साइकिल है। अभी हम लोगों ने बात करी। अब वो कह रहा कि भले वो C4 साइकिल करने वाले प्लांट हों, उनमें भी C3 साइकिल हो रहा होता। फाइनली शुगर का जो सिंथेसिस होगा, भले वो C4 साइकिल दिखाने वाला प्लांट हो या C4 कैटेगरी का प्लांट हो, उनमें भी C3 साइकिल हुए बगैर ग्लूकोज नहीं बनेगी। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनमें चाहे पद C3 हो अथवा C4 हो। तो ऑल द प्लांट्स इन दिस वर्ल्ड प्रोड्यूसेस ग्लूकोज, फोटोसिंथेटिक एक्टिव जो प्लांट है, अल्टीमेटली बाय मीन्स ऑफ C3 साइकिल। चलिए, शुरुआत कहाँ से हो रही है? शुरुआत हो रही है रिबुलोज बाइफॉस्फेट से, और वातावरण से CO2 पौधे ने ली अलॉन्ग विद H2O की उपस्थिति तो चाहिए। पहला जो इस चक्र में पहला स्टेप है वो है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा स्टेप है रिडक्शन अपचयन, और तीसरा स्टेप है रीजनरेशन। तो 3 स्टेप हैं कार्विन साइकिल के। फर्स्ट स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड स्टेप है रिडक्शन अपचयन, रिडक्शन कार्बोक्सिलेशन, दूसरा स्टेप है रिडक्शन अपचयन, और तीसरा स्टेप है रीजनरेशन पुनरुद्भवन, रीजनरेट होना। तो पुनरुद्भवन रीजनरेट होना कि रिबुलोज बाइफॉस्फेट जहाँ से चले थे वापस वहीं पे आ जाएंगे। ठीक है जी, तो C3 साइकिल में 3 स्टेप हैं। आइए, कार्विन साइकिल को 3 चक्रों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में। कार्विन साइकिल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन, जिसमें CO2 रिबुलोज बाइफॉस्फेट के साथ योग करेगा, उसके साथ जुड़ेगा। दूसरा स्टेप है अपचयन अवकरण रिडक्शन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण प्रकाश रासायनिक ग्राही तथा NADPH की मदद से होता है। तथा पुनरुद्भवन, जिसमें CO2 ग्राही रिबुलोज बाइफॉस्फेट फिर से निर्माण होता है तथा चक्र चलता रहेगा। ठीक है जी। कार्विन साइकिल को आसानी से समझने के लिए इसको तीनों चरणों में वर्णन करते हैं, तो इसको अच्छी तरह से आप और बड़े स्मूथली समझ लें। इसके लिए हम लोग ये जो 3 स्टेप बताए उनको अलग अलग डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला है कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलीकरण, कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलीकरण। CO2 के यौगीकरण से एक स्थिर कार्बनिक मध्यस्थ बनता है। तो CO2 के यौगिकीकरण से यौगिक बनाने जा रहा है, जुड़ने जा रहा है, योग करने जा रहा है किसी के साथ, किसके साथ? रिबुलोज बाइफॉस्फेट के साथ, CO2। तो ये CO2 के यौगीकरण से एक स्थिर कार्बनिक मध्यस्थ बनता है, एक स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बनिक कंपाउंड बनेगा, एक स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बनिक कंपाउंड बनने जा रहा है। कैल्विन चक्र में कार्बोक्सिलीकरण एक अधिक निर्णायक चरण है। ये बात पूछी जाती है आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, आपसे पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्रूशियल स्टेप इन C3 साइकिल।
इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा निर्णायक, कौन सा अत्यधिक निर्णायक चरण है C3 चक्र का? निम्नलिखित में से कौन सा फेज, कौन सा चरण अत्यधिक निर्णायक चरण है C3 साइकिल का, C3 चक्र का? तो कार्बोक्सिलीकरण, आपको उदाहरण आपको जो विकल्प दिए होंगे, कार्बोक्सिलीकरण, पुनरुद्भवन, अपचयन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या चुनना है? आपको चुनना है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलीकरण जो है वो C3 साइकिल का अत्यधिक निर्णायक चरण है, जहाँ पे रिबुलोज बाइफॉस्फेट के कार्बोक्सिलीकरण के लिए CO2 का उपयोग किया जाता है। तो कार्बोक्सिलीकरण, वैसे कार्बोक्सिलीकरण अगर आप देखें तो हमारी केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलीकरण किस रिएक्शन को बोलते हैं? तो जिसमें कोई भी रासायनिक पदार्थ CO2 से रिएक्ट करे और जो उत्पाद बने उसमें COOH ग्रुप आ जाए, जो उत्पाद बने उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेजेंस हो, उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलीकरण। तो रिबुलोज बाइफॉस्फेट जब रिएक्ट करता है विद CO2 के साथ यौगिकरण करने जा रहा और उत्पाद जो बन रहा है वो बन रहा है रिबुलोज, हम लोग का PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड, जिसमें कि अम्ल है, COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो रिबुलोज बाइफॉस्फेट के कार्बोक्सिलीकरण के लिए CO2 का उपयोग किया जाता है। यह प्रतिक्रिया एंजाइम रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज के द्वारा उत्प्रेरित होती है। तो रासायनिक प्रक्रिया जो है, रिबुलोज बाइफॉस्फेट जब ये रिएक्ट कर रहा है विद CO2 कहाँ से आई? एटमॉस्फेयर से, पौधे में, और इसने प्रोड्यूस कर दिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पे 5 कार्बन थे, 5 कार्बन एटम कंटेनिंग ये कंपाउंड है, इस पे भी एक कार्बन है। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल PGA बन गए, 3 कार्बन वाले, PGA। तो ये 5 और एक बाहर से आया 6, और 2 जगह बट गए 3-3 के रूप में, 2 मॉलिक्यूल फास्फोग्लिसरिक एसिड बन गए। इस स्टेप को उत्प्रेरित कौन कर रहा है? कैटालिस्ट कौन है? एंजाइम कौन है? एंजाइम है रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज इज द एंजाइम जो इस स्टेप पे काम कर रहा है, के द्वारा उत्प्रेरित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप 3 PGA के 2 अणु बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बन गए 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के। क्योंकि इस एंजाइम में एक ऑक्सीजनेशन क्षमता भी होती है, लेकिन ये जो एंजाइम है रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ये केवल कार्बोक्सिलेशन नहीं कर सकता, ये ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है, ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है। केवल कार्बोक्सिलेशन ही नहीं कर सकता, इसमें क्षमता है कि ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है। क्योंकि इस एंजाइम में एक ऑक्सीजनेशन क्षमता भी होती है, अतः यह ज़्यादा उचित होगा कि हम इस एंजाइम को रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस अथवा रुबिस्को कहें। तो इस एंजाइम को हम रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज केवल कहेंगे तो वो टर्म ठीक नहीं है, इसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करेंगे रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। शॉर्ट फॉर्म में इस एंजाइम को हम लोग बोल सकते हैं रुबिस्को। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग रुबिस्को भी बोलते हैं। अब ये तो पहला स्टेप हो गया कार्बोक्सिलेशन। पहला स्टेप हम कहाँ से चालू हुए कि रिबुलोज बाइफॉस्फेट है, CO2 से रिएक्ट किया और इसने प्रोड्यूस कर दिया है 3 PGA के 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA। ये स्टेप पे जो रिएक्शन हुआ इसके लिए टर्म कार्बोक्सिलेशन। सबसे पहला स्टेप C3 साइकिल का। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आ रहे हैं रिडक्शन अपचयन। यह प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस, प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला जिसमें ग्लूकोज बनता है और फाइनली ग्लूकोज बनता है। इस चरण में प्रत्येक CO2 अणु के स्थिरीकरण हेतु प्रत्येक CO2 अणु के
स्थिरण हेतु, फिक्सेशन हेतु एटीपी के 2 अणुओं का उपयोग फास्फोरिलेशन के लिए तथा NADPH के 2 अणुओं का उपयोग अपचयन हेतु होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए और समझ लीजिए। अब ये जो रिडक्शन रिएक्शन है, इस चरण में प्रत्येक CO2 मॉलिक्यूल, हमें कुल कितने CO2 मॉलिक्यूल का फिक्सेशन करना है? 6, क्योंकि हम जो उत्पाद बनाने जा रहे हैं वो उत्पाद है C6H12O6। तो 6 कार्बन एटम को हमें फिक्स करना है, उसको हमें स्थिरण करना है 6 कार्बन एटम का। CO2 के एक मॉलिक्यूल पे कितने कार्बन एटम है? 1। 6 हमें CO2 को इस्तेमाल करना है। अब समझिए, रिडक्शन यह प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला, इट इज़ अ सीरीज ऑफ रिएक्शन जिसमें ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज बनेगा। इस चरण में प्रत्येक CO2 अणु के स्थिरण हेतु CO2 को फिक्स करने के लिए ATP के 2 अणुओं का उपयोग फास्फोरिलेशन के लिए, PGA का फास्फोरिलेशन होगा ATP के, और एक CO2 के अणु के स्थिरण हेतु ATP के 2 अणुओं का उपयोग होता है। एक CO2 मॉलिक्यूल फिक्स करने के लिए 2 ATP गल जाएंगे। तो 6 हमें कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कितने ATP चाहिए होंगे? 12, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए उस दौरान उसको फास्फोरिलेशन भी करना है, 2 ATP लगते हैं। टोटल न्यूट्रॉन हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है, तो 12 ATP लग जाएंगे। तथा NADPH के 2 अणुओं का उपयोग अपचयन हेतु होता है। NADPH रिड्यूसिंग पावर है। NADPH के 2 अणुओं का उपयोग अपचयन हेतु किसका हो जाए? NADPH का उपयोग हो जाए, और NADPH क्या हो जाएगा? NADPH हो जाएगा ऑक्सीडाइज, और ये PGA हो जाएगा रिड्यूस। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन में मानिए A + B और यहाँ पे बने C + D। मानिए A गेट रिड्यूस टू C, देन B गेट ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस D। एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि A + B, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भैया PGA इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH, इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन और इसका हो जाएगा रिडक्शन। NADPH ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगा? NADP+, इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और PGA का रिडक्शन हो जाएगा। PGA रिड्यूस होके क्या बना देगा? ट्राइओस फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना देगा। ठीक, आइए देखिए आगे क्या बात हम लोग कर रहे हैं। हम लोग इसी स्टेप को डिस्कस कर रहे हैं, रिडक्शन को। तो यह प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है जिसमें ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनेगा। इस चरण में प्रत्येक CO2 अणु के स्थिरण हेतु ATP के 2 अणुओं का उपयोग फास्फोरिलेशन के लिए, एक CO2 के स्थिरण हेतु फिक्सेशन हेतु ATP के 2 अणुओं का उपयोग, और ATP क्यों यूज़ हो रहा? फास्फोरिलेशन के लिए। तथा NADPH के 2 अणुओं का उपयोग, NADPH के 2 अणुओं का उपयोग क्यों हो रहा है? क्योंकि NADPH ऑक्सीडाइज्ड होगा और PGA रिड्यूस्ड होगा, तभी PDA का रिडक्शन हो रहा है ना, उपयोग अपचयन हेतु होता है। ठीक, इस पथ से ग्लूकोज के एक अणु को बनाने के लिए CO2 के 6 अणुओं का यौगीकरण अथवा चक्रों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रक्रिया के तहत इस पथ से जाने के लिए और इस पथ से जाने के लिए एक ग्लूकोज बनाने के लिए, और इस पथ से जाने के लिए एक ग्लूकोज बनाने के लिए CO2 के 6 अणुओं का यौगीकरण हमें करना है। तो CO2 मॉलिक्यूल, 6 CO2 मॉलिक्यूल हैज़ टू बी फिक्स, because 6 CO2 molecule ultimately provide us 6 कार्बन एटम। 6 CO2 के मॉलिक्यूल से हमको 6 कार्बन एटम मिल रहे हैं, और 6 कार्बन एटम से हम बना पाएंगे क्या? ग्लूकोज, जिसमें 6 कार्बन एटम C6 होते हैं। तो इस पथ से ग्लूकोज के निर्माण के लिए, एक अणु बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणुओं का यौगीकरण, 6 मॉलिक्यूल यूज हो जाएंगे CO2 के, 6 अणुओं का यौगीकरण अथवा चक्रों की आवश्यकता होती है। तो एक कार्बन चक्र में एक CO2 फिक्स, इसका मतलब है 6 बार चक्र घूमे, एक
चक्र की जब हम बात कर रहे हैं, हम लोगों ने तो एक चक्र की बात करी ना, कार्बन साइकिल रिबुलोज बाइफॉस्फेट से शुरुआत हुई। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल CO2 आया, PGA बन गया, PGA का रिडक्शन हुआ, ट्रायोस फॉस्फेट बन गया, ट्रायोस फॉस्फेट दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ट्रायोस फॉस्फेट बन गया। ठीक है जी, ट्रायोस फॉस्फेट बन गया। ये एक मॉलिक्यूल का फिक्सेशन, हमें ये 6 बार यहाँ तक ट्रेन लानी है, 6 बार, 6 कार्बन के एटम हमें चाहिए अल्टीमेटली, तभी ग्लूकोज बन पाएगा। तो 6 बार यहाँ तक आने के लिए, मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 बार फिक्सेशन करना पड़ेगा। अल्टीमेटली 6 बार जब आपने ये चक्र यहाँ तक आया तो आपके पास 12 मॉलिक्यूल हो जाएंगे ट्रायोस फॉस्फेट के। 12 क्यों 12? क्योंकि एक से यहाँ पे 2 हो गए थे, एक रिबुलोज और एक कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे 2 PGA। तो अगर 6 बार ये चक्र यहाँ तक घूमा तो 12 PGA हैं, और 12 PGA को रिड्यूस कर दिया है किस में? PGA को रिड्यूस कर दिया गया ट्रायोस फॉस्फेट में। आपके पास 12 हमारे पास इस समय ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। इस स्टेप पे, एक चक्र के इस स्टेप पे, रिडक्शन वाले स्टेप पे 2 ATP और 2 NADPH लग रहे थे। गिचपिच हो गया, फिर से समझो। अब आप, शुरुआत हुई है रिबुलोज बाइफॉस्फेट से और CO2 वातावरण से। आपके पास क्या बन गया? PGA के 2 मॉलिक्यूल। अब इसको आपने कन्वर्ट किया, पौधे ने क्या किया? इसका रिडक्शन किया, और यहाँ बन गया ट्रायोस फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ट्रायोस फॉस्फेट बन गया जी। इस स्टेप पे आपके लग गए 2 ATP और 2 NADPH, 2 ATP 2 NADPH। यहाँ पे अब आपके पास क्या है? 2 मॉलिक्यूल है ट्रायोस फॉस्फेट के। लेकिन आप जानते हैं कि आपको ग्लूकोज बनानी है 6 बार, 6 कार्बन एटम आपको बाहर से चाहिए, तभी आप C6 प्रोडक्ट बना पाएंगे। हमें C6 प्रोडक्ट बनाना है, ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसमें 6 कार्बन एटम, तो बाहर से 6 बार हमें CO2 पकड़ के लानी है। एक बार तक यहाँ आने में गला चुके हो आप 2 ATP 2 NADPH। अब इसको 6 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास हो जाएंगे 12, 6 दूनी 12, 12 ट्रायोस फॉस्फेट, और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ तक आते आते आपने 12 ATP और 12 NADPH अब आप खर्चा कर चुके हो, और आपके पास बराया ट्रायोस फॉस्फेट है। ठीक है, बात समझ में आ गई? इन 12 में से 12 ट्रायोस फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये जो मॉलिक्यूल है ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। ये मॉलिक्यूल 12 है, उसमें 3 कार्बन है, तो टोटल अब आपके पास 36 कार्बन है। उन 36 में से 6 आपने दे दिए, लो भैया ग्लूकोज बनाओ। 2 मॉलिक्यूल दे दिए, 10 मॉलिक्यूल ट्रायोस फॉस्फेट के बचे अब आपके पास। उसको आपने 6 रिबुलोज बाइफॉस्फेट फिर से बना लेने, क्योंकि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए 6 रिबुलोज बाइफॉस्फेट आप इस्तेमाल कर चुके हो। किसी से दस्ती लेके, किसी से आप फेवर लेके कि दे भैया 6 रिबुलोज बाइफॉस्फेट दे, मैं अभी तेरे को वापस करता हूँ, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना लूँ। तो 6 हमें पुनः बनाने हैं ताकि ये चक्र सुचारू रूप से चलता रहे, जहाँ से हम चले वहाँ आ जाए। 10 आपके पास बचे हैं ट्रायोस फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, उस पर 3 कार्बन एटम, टोटल आपके पास 30 कार्बन एटम है। यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल रिबुलोज बाइफॉस्फेट बनाने हैं। रिबुलोज बाइफॉस्फेट में कितने कार्बन थे? 5, तो 6 पंजे 30, कहानी वहीं पे आ गई। 10 गुणा 3 30, 6 गुणा 5 30, तो 10 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का कन्वर्जन किस में हो गया? 6 मॉलिक्यूल रिबुलोज बाइफॉस्फेट में। और एक रिबुलोज बाइफॉस्फेट बनाने के लिए 1 ATP खर्च होता है, टोटल इन और 6 ATP खर्च हो जाएंगे इस स्टेप पे। तो अल्टीमेटली कार्बन साइकिल में
कार्बन साइकिल के द्वारा ग्लूकोज बनाने में कितने एटीपी खर्च हो गए? 12 तो यहाँ खर्च हुए थे और 6 यहाँ खर्च हुए, 18 एटीपी खर्च हो गए। और कितने NADPH खर्च हुए? 12। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए, ये प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है जिसमें ग्लूकोज बनता है। इस चरण में प्रत्येक CO2 अणु के फिक्सेशन हेतु ATP के 2 अणुओं का उपयोग फास्फोरिलेशन के लिए तथा NADPH के 2 अणुओं का उपयोग अपचयन के लिए होता है। पच से ग्लूकोज के एक अणु को बनाने के लिए CO2 के 6 अणुओं का यौगीकरण अथवा चक्रों की आवश्यकता होती है। ठीक है, रीजनरेशन पे आ जाइए। यदि चक्र को बिना बाधा के जारी रहना, अबाधित रूप से चलते रहना है तो CO2 ग्राही अणु रुबिलोज बाइफॉस्फेट का पुनरुद्भवन बहुत ही आवश्यक है। तो रीजनरेशन इसका बल लगातार इसको फिर हमें रिप्लेनिश बनाते रहना पड़ेगा पुनर्भवन के चरण में। और इस पुनरुद्भवन के चरण में, रीजनरेशन के चरण में, रिबिलोज बाइफॉस्फेट गठन हेतु रिबिलोज बाइफॉस्फेट को बनाने के लिए फास्फोरिलेशन के लिए रिबिलोज बाइफॉस्फेट गठन हेतु फास्फोरिलेशन के लिए 1 ATP की आवश्यकता होती है। तो 1 मॉलिक्यूल रिबिलोज बाइफॉस्फेट बनाने के लिए 1 ATP चाहिए। हमें 6 मॉलिक्यूल दोबारा बनाने हैं तो 6 ATP चाहिए इस स्टेप पे। इसलिए केल्विन साइकिल में CO2 के प्रत्येक अणु को प्रवेश के लिए ATP के 3 अणु तथा NADPH के 2 अणुओं की आवश्यकता होती है। इसलिए केल्विन साइकिल में CO2 एक मॉलिक्यूल CO2 के प्रवेश के लिए, एंट्री के लिए, या CO2 के फिक्सेशन के लिए कितने ATP और NADPH? 3 ATP और 2 NADPH की आवश्यकता होती है। अप्रकाश प्रतिक्रिया में उपयोग होने वाले डार्क रिएक्शन में उपयोग होने वाले ATP और NADPH की संख्याओं में यह अंतरी चक्रीय फास्फोरिलेशन को संपन्न कराने का कारण है। अब आपने देखा कि ग्लूकोज बनाने में C3 साइकिल के द्वारा ATP ज़्यादा चाहिए, NADPH कम चाहिए। NADPH चाहिए 12, ATP चाहिए 18, ATP ज़्यादा चाहिए। यही कारण है कि कुछ जगह आपको साइक्लिक फास्फोरिलेशन देखने को मिलता है। कहाँ पे? स्ट्रोमा लैमेले पे। तो पौधे ने भी ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि उसमें ATP NADPH मॉलिक्यूल की तुलना में ज़्यादा बने, क्योंकि आगे की लाइन जो है, अब आपको ये पता है कि नीट का पेपर होने के बाद आपको MBBS करना है और MBBS में आपको पता है कि भाई ये चीज़ ज़्यादा लगेगी। 2 चीज़ें रिक्वायर्ड है, मानिए आपकी लेबर और आपका पैसा, मनी। तो आपको पता है कि भैया लेबर ज़्यादा लगेगी, मनी से हमें 24 घंटे भूत बन के पढ़ना पड़ेगा चुटिया बांध के। तो आप लेबर ज़्यादा पुट करोगे, आप पहले उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो। वही चीज़ यहाँ पे कि पौधे को पता है कि जब C3 साइकिल के द्वारा हम बनाएंगे ग्लूकोज, हम मतलब पौधा, तो ATP के मॉलिक्यूल की खपत NADPH की तुलना में ज़्यादा है। इसलिए पौधे ने पहले ही व्यवस्था कर दी है कि ATP ज़्यादा बनेगा। कैसे? साइक्लिक फास्फोरिलेशन। ग्लूकोज के एक अणु की रचना के लिए इस चक्र के 6 चक्रों की आवश्यकता होती है। यह पता करें कि कार्बन पथ के माध्यम से ग्लूकोज के एक अणु की रचना करने के लिए कितने ATP NADPH के अणुओं की आवश्यकता होती। तो 18 ATP 12 NADPH। आपको यह बात समझने में मदद करेगी कार्बन साइकिल के क्या अंदर जाता है और क्या बाहर निकलता है। तो 6 CO2 का फिक्सेशन हुआ, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना, 18 ATP यूज़ हो गए, उसकी जगह क्या प्रोड्यूस हो गया? ATP टूटा, उसका टर्मिनल बॉन्ड टूटा और ATP ने क्या रिलीज़ कर दिया? ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ADP बाहर आ गए। NADPH जब ये हो गया ऑक्सीडाइज तो इसने प्रोड्यूस कर दिया NADP प्लस। 18 12 ये रट लीजिए, फिर से समझ लीजिए। आइए यहाँ पे अब आपको मैं एक बार फिर से समझाऊं इस वाले स्टेप पे। देखो मेरे बच्चों, यहाँ से चालू हो जाओ। रिबिलोज बाइफॉस्फेट एंजाइम यहाँ क्या है? रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में CO2 बाहर से आई। 5 कार्बन थे इसके पास, 1 कार्बन लेके ये आया। 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरेट और ग्लिसरिक एसिड वन ऑफ द सेम थिंग। तो संता सिंह बनता सिंह वन ऑफ द सेम थिंग, वही सिंह यहाँ फास्फोग्लिसरेट सेम होता है फास्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है जी। तो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बन गए
बन गए 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल बन गए, हो गया कार्बोक्सिलेशन हो गया, तो 2 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गए। अब इस स्टेप पे फास्फोग्लिसरिक एसिड का कन्वर्जन ट्राइओस फॉस्फेट में, ये क्या है, ये है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ये मॉलिक्यूल है आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो 2 मॉलिक्यूल ये बन गए, एक ये ग्लिसरिक एसिड का कन्वर्जन ग्लिसरल्डिहाइड में, इसके लिए चाहिए ATP और NADPH। ATP इसके फास्फोरिलेशन के लिए, NADPH की ये रिड्यूस हो जाए, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, NADPH + H+ ये ऑक्सीडाइज होगा। तो 2 के लिए 2। अब इस स्टेप पे आते आते जब एक CO2 का फिक्सेशन हुआ, एक CO2 का फिक्सेशन इस स्टेप तक, यहाँ तक आते आते कानपुर से ट्रेन निकली टुंडला तक पहुँचते पहुँचते, यहाँ से यहाँ तक आते आते आप क्या खर्च कराए हो, 2 ATP और 2 NADPH, और आपके पास यहाँ पे क्या है, 2 मॉलिक्यूल है ट्राइओस फॉस्फेट के। हमें 6 बार ये चक्र घुमाना पड़ेगा, क्योंकि हम बनाना चाहते हैं C6 कंपाउंड। 6 कार्बन एटम हमें बाहर से लाने, बाहर से, क्योंकि अपने जहाँ से हमने चालू किया वो तो चीज़ जो भी थी हमें वापस यहाँ पे फिर से बना देनी है। तो 6 बार चक्र यहाँ तक जब आपने घुमा दिया, ये चक्र आपने 6 बार यहाँ तक जब घुमा दिया, तो 6 × 2 कर लीजिए यहाँ पे, और 6 × 2 यहाँ कर लीजिए, तो 12 ATP खर्च हो चुके हैं, 12 NADPH खर्च हो चुके हैं। यहाँ पे आपके पास अब 12 ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, और हर में 3 कार्बन एटम है। तो 6 रिबिलोज बाइफॉस्फेट ने 6 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से एक्सेप्ट किए, 6 रिबिलोज बाइफॉस्फेट, हर में 5 कार्बन एटम, 30 कार्बन एटम, 6 बाहर से 36, यहाँ पे देखिए 12 × 3, यहाँ पे भी 36। इनमें से 2 मॉलिक्यूल आपने दे दिए, लो भैया ग्लूकोज बनाओ, पकड़ो किनारे हो जाओ, ग्लूकोज बैठ के बना लो। अब बच्चे आपके पास 12 में से 2 चले गए 10, जिसमें हर एक में 3 कार्बन एटम है, तो टोटल इन ऑल जो आपके पास यहाँ पे मटेरियल है वो 30 कार्बन एटम है, 10 मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, और 2 मॉलिक्यूल आपने दे दिए, ग्लूकोज बना लो, उससे ग्लूकोज C6 कंपाउंड बना लिया गया। क्योंकि जो 2 मॉलिक्यूल दिए हर किसी के पास 3 कार्बन एटम थे, C6 हमारी बन गई ग्लूकोज। इन 10 का कन्वर्जन ये 6 रिबिलोज बाइफॉस्फेट हमें फिर से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो आपने किसी से एक फेवर लिया, उधार लिया कि दो हम ये काम कर लें तुम्हें वापस कर देंगे, हमें फिर से 6 रिबिलोज बाइफॉस्फेट बनाने पड़ेंगे, वरना ये चक्र एक ही बार घूम के 6 बार घूम के ख़त्म। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता रहे, फोटोसिंथेसिस होती रहे, ग्लूकोज बनता रहे, तो ये 6 रिबिलोज बाइफॉस्फेट पौधे को फिर से बनाने हैं। तो 10 ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का कन्वर्जन रीजनरेशन बना लिया गया 6 रिबिलोज बाइफॉस्फेट। तो 10 × 3 30 कार्बन एटम, 6 × 5 6 मॉलिक्यूल रिबिलोज बाइफॉस्फेट के, जिसमें 5 कार्बन एटम है, ठीक। और 1 रिबिलोज बाइफॉस्फेट बनाने में 1 ATP लगता है, तो 6 रिबिलोज बाइफॉस्फेट बनाने में कितने ATP लगे, 6 ATP लगे। 6 ATP इस स्टेप पे लग गए, 12 ATP इस स्टेप पे, टोटल इन ऑल 18 तो ATP लगे और 12 NADPH लगे। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए बातें आप लिखो, क्वेश्चन कई तरह से आता है, वो पूछता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल by C3 cycle how many ATP and NADPH get consumed। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए C3 चक्र के द्वारा कितने ATP लगेंगे, 18 ATP लगेंगे और 12 NADPH लगेंगे। अब आपसे ये पूछेगा एक कार्बन डाइऑक्साइड या एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के फिक्सेशन के लिए, या आपसे पूछेगा कि एक कार्बन के फिक्सेशन के लिए कितने लगे, तो 6 के लिए लग रहे हैं 18 और 12, डिवाइड कर दीजिए। 3 ATP एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए, 3 ATP और 2 NADPH लग रहे हैं, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि अगर एक बार चक्र घूमा
चक्र घूमा एक बार, अगर एक बार चक्र घूमा क्या खपत है, 3 ATP और 2 NADPH। कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मानो हमने आपको बोला कि भैया किशन जो है भूषण का बाप है, तो भूषण के पिताजी कौन है, इस तरह से भी तो पूछा जा सकता है। भूषण के पिताजी कौन है, क्वेश्चन को इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है ना। और किशन 6 साल का, किशन की शादी के 6 साल बाद भूषण हुआ और किशन की शादी के 10 साल बाद राजेश हुआ। इसको दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि राजेश और भूषण में कितने साल का अंतराल है। तो कई तरह से क्वेश्चन वो लोग बना सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है उसको मैंने आपसे पूछा कि एक कार्बन साइकिल में कितने ATP, एक कार्बन साइकिल के दौरान कितने ATP खर्च हुए, कितने NADP खर्च हुए, ये पूछा जा सकता है। ग्लूकोज बनने के दौरान कितने ATP और कितने NADPH, ये पूछा जा सकता है कि एक CO2 के फिक्सेशन के लिए कितने ATP, कितने NADPH। क्वेश्चन को कई तरह से फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, अब आपके पास बैलेंस शीट है, 18 ATP लगेंगे और 12 NADPH लगेंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए। तो 6 चक्र में इतनी खपत हो रही, तो ये भी पूछा जा सकता है 3 चक्र में कितनी खपत। 3 बार अगर हमारा घूमा है कार्बन साइकिल तो कितने ATP खर्च होगा और कितने NADPH। 9 ATP और आपके 6 NADPH। 3 बार अगर चक्र घूमेगा। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने चक्र रिक्वायर्ड है, ये पूछा जा सकता है। फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हाउ मैनी साइकिल ऑफ कार्बन साइकिल रिक्वायर्ड, 6। समझ में आ गई बात। ओके, चलिए आगे आइए। तो यहाँ पे आके अब हमारा कार्बन साइकिल ख़त्म। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे C4 साइकिल की बात मैं करता हूँ। तो बने रहिए सुमो बायोलॉजी पे। मेरे ऐप को मैंने बोला डाउनलोड कर लीजिए, सुमो बायोलॉजी। लेक्चर के अंत में हिट बटन, लाइक बटन हिट कर दीजिए। अगर आपको नहीं पसंद आया अनलाइक, बेटा अनलाइक ना दबाना, रहने देना, आगे बढ़ जाना, आगे से मत देखना, टेंशन ना पालो, है ना। लाइक ज़रूर कर दो पसंद आया, और सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ये लेक्चर मिलते रहें। मेरे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उस पर लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन, लाइव भी मैं आता हूँ दिन में 2 बार, हिंदी और इंग्लिश के लिए लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन रहेगी। इस ऐप पे आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे। इस ऐप पे आपको लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन मिलेगा। इस ऐप पे आपको कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से, पर्टिकुलरली चैप्टर वाइज क्वेश्चन का डिस्कशन होता है कि इतने आए हैं, इतने आ सकते हैं, कौन से इम्पोर्टेंट हैं, तो मतलब फ़ायदेमंद रहेगा। क्या जाता है, डाउनलोड कर लो और बने रहो सुमो बायोलॉजी के साथ। आप लोग की जो फीडबैक आएगी, बहुत जल्दी मैं अपने साथ फिज़िक्स और केमिस्ट्री के भी क्लासेस चालू करवाना चाहता हूँ। डिपेंड करता है कि आप लोग की रिक्वायरमेंट, मुझे फीडबैक दीजिए। मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो करिए, मेरे को आप फेसबुक पे भी फॉलो करिए, उस पर मैं क्वेश्चन भी पोस्ट करता रहता हूँ। तो ये ऐसी चीज़ है, जितना ज़्यादा आप डिस्कशन करोगे, जितना ज़्यादा आप टच में रहोगे, जितना ज़्यादा आप एक्टिव बने रहोगे, उतना ज़्यादा आप अप टू द मार्क रहोगे। तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय। इट इज़ अबाउट ये जो लेक्चर हमारा C3 साइकिल। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस C4 साइकिल। अगले लेक्चर में हम लोग C4 साइकिल का डिस्कशन करते हैं। थैंक यू।